हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कहानी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। कलावती देवी के लिए ये दिन किसी सपने जैसा था। जिंदगी में पहली बार वह हवाई जहाज़ से सफ़र करने जा रही थी। साड़ी के पल्लू को सिर पर ठीक से टिकाते हुए उन्होंने अपने पुराने से बैग को कसकर पकड़ा और खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। उनका मन रोमांच से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में चिंता की परछाई भी थी। अब बहू माँ बनने वाली है, अकेले कैसे संभालेगी, यह सोचते हुए उन्होंने बेटे की बात मान ली थी बेंगलुरु आने की। कलावती का बेटा रविकांत एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे ओहदे पर था और उनकी बहू का नाम था प्रियावत, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। शादी के 5 साल बाद अब वह माँ बनने जा रही थी। गांव सिर्फ शादी के वक्त आए थे दोनों, वरना माँ बेटे की मुलाकातें बस फोन और त्योहारों तक ही सीमित रह गई थी। जैसे ही कलावती एयरपोर्ट से बाहर आई, रविकांत ने आगे बढ़कर उनका बैग लिया और बोले, कैसी हो माँ, बहुत थक गई होगी। ठीक हूँ बेटा, भगवान का दिया सब ठीक है, कलावती ने मुस्कुराकर कहा। घर पहुँचते ही बहू ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला, हल्की सी मुस्कान लेकिन भावहीन। नमस्ते माँ जी, आइए, चप्पल बाहर निकाल दीजिए, गेट पर ही, अंदर सफाई रहती है। कलावती थोड़ा सकपकाई, फिर धीरे धीरे चप्पल उतारी और अंदर आई। सोफे पर बैठी ही थी कि प्रिया बोली, माँ जी जरा मेरे लिए चाय बना दीजिए, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्म पानी भी कर दीजिएगा, और हाँ, शाम को थोड़ा हल्का खाना बना दीजिएगा, कुछ मसाले वाला मत बनाइएगा। कलावती हक्की बक्की रह गई। हे राम, ये कैसी बहू है। मैं तो आज ही आई हूँ, वो भी इतनी सालों बाद। एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, उल्टा मुझ पर हुक्म चलवा रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कलावती सुबह 4 बजे उठती, बहू का पानी गर्म करती, चाय बनाती, नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, यही उनका जीवन बन गया था। एक दिन की बात है, कलावती जी सुबह सुबह रसोई में थी। प्रिया की चिल्लाने की आवाज़ आई, माँ जी दही कहाँ रखा था आपने, खराब हो गया है, आपसे ये भी नहीं देखा जाता क्या, ऐसे ही करिए। कलावती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। बेटा, मैं तो कल ताज़ा दही जमाई थी, तो क्या जमाना नहीं आता, सीख लीजिए, यह गांव नहीं है, बेंगलुरु है। रवि ऑफिस से आकर थक कर लेटता और माँ से पूछता, माँ बहू का ख्याल रख रही हो ना। कलावती मुस्कुराकर सिर हिला देती, हाँ बेटा, बहुत अच्छे से। कुछ ही दिन में प्रिया को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा। लेबर पेन शुरू हो चुका था। रवि भागता हुआ ले गया। कलावती ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, बहू और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। करीब 5 घंटे के बाद रवि ने आकर खुशखबरी दी, माँ बेटा हुआ, बिल्कुल मेरी तरह है। घर में मिठाइयाँ बांटने लगी। दोस्तों, ऑफिस कलीग्स, अस्पताल के नर्स, डॉक्टर, सबको मिठाई दी गई। लेकिन कलावती बस एक कोने में बैठी थी। किसी ने पूछा भी नहीं, माँ जी आपको भी लड्डू चाहिए। ना कोई पास आया, ना किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा। बस दीवारों पर टंगी उनकी तस्वीर सी बनकर रह गई। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक नया चरण शुरू हुआ, नवजात का। अब तो दिन और भी कठिन हो गए। सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बस वही था, माँ जी बच्चे के कपड़े धो दीजिए, माँ जी बच्चा रो रहा है उसे गोद ले लीजिए, माँ जी बच्चा रो रहा है उसे गोद में लीजिए, माँ जी बच्चे को दूध गुनगुना कर दीजिए, माँ जी डायपर चेंज कर दीजिए, माँ जी ई, माँ जी वो, पता नहीं कितने सारे काम होते थे। कलावती थक कर चूर हो गई थी। अब तो खड़ा भी नहीं हो पाती। उनकी कमर झुकने लगी थी, आंखों में धुंधलापन आ गया, पैर दर्द से अकड़ जाते थे। एक दिन उन्होंने साहस करके बेटे से कहा, बेटा एक नौकर रख ले, मुझसे अब नहीं होता, शरीर जवाब दे रहा है। रवि ने मोबाइल पर निगाहें गड़ाए हुए ही जवाब दिया, माँ नौकर फ्री में नहीं आते, बहुत महंगे हैं, और आप गांव से इसीलिए तो आई हैं कि बहू और बच्चे की देखभाल करें, अब आपको ही करना होगा। कलावती कुछ देर चुप रही, फिर खिड़की से आसमान की ओर देखा, उसी दिशा में जहाँ से वह उड़कर आई थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था जैसे मैं नहीं, सिर्फ एक नौकरानी आई हूँ।
उम्र की आखिरी उड़ान अब शायद यहीं थम जाएगी। 2 साल बीत चुके थे। कलावती देवी अब बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। कमर पूरी तरह झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी अब धुंधली होने लगी थी। उनका पोता अब 1.5 साल का हो चुका था और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे बहू प्रिया की ज़रूरतें और अपेक्षाएं भी बढ़ती चली गई। अब हर दिन कलावती जी से नए नए काम करवाए जाते। माँ जी, बच्चे के खिलौने साफ कर दीजिए। माँ जी, उसे पार्क में ले जाइए। माँ जी, उसे खाना खिला दीजिए। मैं थक गई हूँ। कलावती ने सब सहा, पर एक दिन उनका शरीर जवाब दे गया। तेज बुखार, कमजोरी और हिम्मत न बचने के कारण वह रसोई में गिर गईं। उन्हें बिस्तर पर डाल दिया गया, लेकिन देखभाल कोई नहीं किया। अब रविकांत और प्रिया को यह महसूस होने लगा कि अब माँ बोझ बन गई है, काम की भी नहीं रही। रात को जब बच्चा सो जाता तो दोनों पति पत्नी फुसफुसाकर बातें करते। अब क्या करें इनका, ऐसे तो ऑफिस का काम भी प्रभावित हो रहा है और नौकर तो हम रख नहीं सकते। सोचो, कुछ शांति से हटाना होगा, कानूनी झंझट भी ना हो और हमारा हाथ भी साफ रहे। एक दिन रविकांत सुबह सुबह कमरे में आया और माँ के बगल में बैठ गया। पहली बार बड़े प्यार से बोला, माँ, आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, आज चलिए अस्पताल, मैं एक एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। प्रिया भी उसी मिठास में बोली, माँ जी, आप कुछ लीजिए, ये जूस पी लीजिए, इससे ताकत मिलेगी। कलावती की आंखों में नमी थी। आज ऐसा क्या हो गया, आज इतने प्यार क्यों? ये तो मुझे देखने तक नहीं आते थे। पर भूख, प्यास और कमजोरी के चलते उन्होंने जूस पी लिया। जैसे ही जूस का घुट गले से उतरा, आंखें भारी होने लगी, सिर घूमने लगा और फिर एक गहरी नींद में वह चली गई। जब कलावती जी का होश आया तो वह एक गार्डन के बेंच पर पड़ी थी। दोपहर की कड़क धूप, शरीर तप रहा था, पसीने में भीगी साड़ी और आसपास कोई परिचित चेहरा नहीं। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ मुझे? वह घबराकर इधर उधर देखने लगी और फिर चीख भरी, मदद करो, कोई है क्या? हेल्प हेल्प। गार्डन का वॉचमैन दौड़कर आया। क्या हुआ माँ जी, आप कौन हैं? बेटा, मैं गांव से आई हूँ अपने बेटे बहू के पास, पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। आपका बेटा कहाँ रहता है? मुझे ठीक से पता नहीं, नाम तो जानती हूँ पर मोबाइल नंबर नहीं आता। वॉचमैन ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर में एक कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल आई। कलावती को पानी पिलाया, छांव में बैठाया और पूछा, अम्मा, आपको यहाँ कौन लाया? बेटा, मुझे नहीं पता, मुझे तो जूस पिलाया गया था, फिर बस अब यहाँ हूँ। पुलिस उन्हें थाने ले गई। वहाँ पर कलावती को याद आया, मेरे गांव में एक लड़का है, गोपाल, वही देखभाल करता है घर की। उन्होंने उसका नाम लिया, गांव का नाम बताया और कहा, एक लैंडलाइन नंबर है मेरे घर का, वो मुझे याद है। पुलिस ने नंबर मिलाया। उधर गांव में गोपाल फ़ोन उठाता है। हाँ, कौन? तुम्हारा नाम गोपाल है? हाँ साहब, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। कलावती देवी आपके साथ रहती थी? हाँ, मेरी दादी जैसी ही। क्या हुआ उन्हें? पुलिस ने उन्हें पूरी बात बताई। गोपाल की आंखों में आंसू आ गया। साहब, मैं आता हूँ, मेरी दादी को मत छोड़िए, मैं अभी आ रहा हूँ। अगले दिन गोपाल गांव के ही एक भले ट्रक ड्राइवर के साथ कलावती जी को लेने पहुँचता है। पुलिस की मदद से सब कागजात पूरे कर उन्हें गांव वापस ले जाया जाता है। गांव की मिट्टी पर पैर रखते ही कलावती की आंखें भर आती है। हे भगवान, तूने फिर से मुझे जीवन दान दिया। गोपाल ने उनका पूरा ख्याल रखा। हर दिन उन्हें दवा देता, खाना बनाता, पंखा झलता और हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखता। कलावती सोचती, इस अनपढ़ लड़के में तो वे संस्कार है जो मेरे अपने खून में नहीं है। कलावती ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुम कितने अच्छे हो, कितना सेवा करते हो मेरी। गोपाल बोलता है, क्यों न करूं दादी जी। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप चल बसे थे, मेरे पास खाने का, रहने का कोई साधन नहीं था। तब आपने मेरे ऊपर उपकार किया, मुझे खाना दिया, छत दिया, तो मैं कैसे भूल जाऊं। इस पर कलावती गोपाल को ढेर सारा आशीर्वाद दी। उधर
पुलिस ने रविकांत को ट्रैक कर लिया। सीसीटीवी फुटेज, पार्क का गार्ड और अस्पताल की रसीदें सबूत जुटाए गए। कलावती देवी की गवाही और जूस में नींद की दवा मिलाने की पुष्टि के बाद केस दर्ज हुआ। रविकांत और प्रिया को माता के प्रति अमानवीय व्यवहार की सजा हुई। उनकी कंपनियों को जब यह जानकारी मिली तो दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब शहर में न नौकरी, न पैसा, न समाज में इज्जत। इधर गांव में कलावती जी ने अपने पुराने वकील को बुलाया। वह बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन आवाज़ में अब भी वही सच्चाई थी। वकील बाबू सुनिए, मैं कलावती देवी, पुत्र रविकांत, अपनी संपूर्ण जायदाद, गांव की ज़मीन, मकान, खेत सब गोपाल को देती हूँ। वही मेरा बेटा है और मेरी अंतिम यात्रा का अधिकार भी उसी को होगा। रविकांत अब मेरे लिए मर चुका है। मेरे मरने की खबर उस तक न पहुंचाया जाए। कुछ दिन बाद कमला देवी ने शांति से प्राण त्याग दिया। गोपाल ने पूरे गांव के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली। 4 कंधों में से एक कंधा उसका था और उस दिन पूरा गांव कह रहा था, खून से नहीं संस्कारों से रिश्ता बनता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुँचे, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं संस्कारों से बनते हैं। धन्यवाद।